गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो माय डियर, हम आज बात करेंगे टॉपिक परसेंटेज की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल द कंपटीशन एग्जाम्स। तो अगर हम ये कहें कि सीडीएस में इसके किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो लगभग 4 से 5 लेक्चर में विद एमसीक्यू क्वेश्चंस आप ये सीख पाएंगे कि क्वेश्चनों में कैलकुलेशन को अगर हम करने में टाइम वेस्ट करते हैं और जिसकी वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाते, तो इस क्लास में आप सीखेंगे कम कैलकुलेशन करके हम कैसे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम साथ के साथ कुछ बेसिक्स भी सीखते रहेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, और क्वेश्चन भी लगाते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। आप क्या जानते हैं? सही मायने में आप देखिए कि जब आप स्कूल में थे तो परसेंटेज का जब टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था सिलेबस में, उससे पहले ही लोग पूछते थे आपके रिजल्ट में कितने परसेंट मार्क्स आए, यानी कि चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चों से भी पूछ लिया करते थे कितने परसेंट मार्क्स रहे। तो अब तो खैर ग्रेडिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता होगा, ए बी सी डी, फिर भी उसको कन्वर्ट करके सोचते हैं ये परसेंटेज में कितना होगा जब उसके हम स्लैब्स को देखते हैं। तो परसेंटेज क्या है? बेसिकली परसेंटेज की कैलकुलेशन करते समय कैसे आंसर आ सकते हैं। देखिए, परसेंटेज कैलकुलेट करते समय आपके जो आंसर हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जब हम 4th क्लास में थे तो हमने सीखा था एक फ्रैक्शन, यानी कि जिसे हम बोलते थे भिन्न। यानी कि फ्रैक्शन में जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो उसमें हमें समझ आता है कि हम कुछ कभी कभी तो किसी होल का पोर्शन बोलते हैं और कभी होल के इक्वल बोलते हैं और कभी होल से ज़्यादा बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटेज में जो बेसिक हमें समझना है, एक फिगर से समझ लेते हैं। यदि मैं एक फिगर आपके लिए ड्रॉ करूँ यहाँ पर और कहूँ कि ये सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है ये सही मायने में कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 100% एक सर्कल है। राइट और रॉन्ग? अगर ये सर्कल 100% है तो इसकी वैल्यू 100% हुई। लेकिन अगर इस सर्कल का कुछ पोर्शन अगर हम शो करने लगें और आपसे कहें कि इस सर्कल में हमारे पास यही सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसे निकाल लेते हैं। अब इसी सर्कल के पोर्शन को अगर हम शो करें हाफ, तो आप जाहिर सी बात है यही कहेंगे कि हाफ पोर्शन को अगर आप शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस पोर्शन वी आर शोइंग, सो दिस इज द हाफ पोर्शन ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स ईजिली आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ये एक 50% वैल्यू ऑफ द 100%। लेकिन अगर 100% को 50% में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसी तरीके से आप फ्रैक्शन के पॉइंट पे एक और सर्कल निकाल लेते हैं और फिर आप बात करते हैं कि सर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नीचे वाला पोर्शन इसका हमारे पास 50% है, ओरली हम समझ रहे हैं, तो यहाँ हम ये भी समझ पाएंगे कि इसके और पोर्शन करेंगे तो हमारे पास और इसकी परसेंटेज की वैल्यूज चेंज होने लगेंगी। मीन्स अब अगर मैं कहूँ आपसे कि ये वाला पोर्शन क्या है, तो आप सिंपली इसका आंसर देने लगेंगे 25%। तो कभी एक 100% चीज़, यानी कि जो चीज़ अपने आप में कंप्लीट है, उसे हम 100% बोलते हैं। यानी कि परसेंटेज को अगर मैं ये कहूँ कि कितने सर्कल है, तो आप कहोगे ये एक सर्कल है। अब क्योंकि हम इसे कह रहे हैं 100% सर्कल है, तो इसे एक सर्कल यानी कि एक यूनिट बोलने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 100% को अगर आप 1 में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है 100 से भाग करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। इस बात से ये साबित हुआ कि ये एक यूनिट है, और इस एक यूनिट को परसेंटेज से यूनिट में बदलने के लिए परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। यानी कि व्हेन वी हैव टू रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज वी विल डिवाइड बाय 100, देन वी कैन रिप्रेजेंट इट इज अ यूनिट। अब इसी तरीके से अगर हम कहें कि 50% है, तो इसमें भी अगर हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो आप 100 से ही भाग करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका जो आंसर है वो 1/2 आया है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ये जो एक फ्रैक्शन है वो फिलहाल इसी एक यूनिट का पोर्शन है, जिसमें ये ऊपर वाला पोर्शन आपको पता है कि एक न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो n/d की फॉर्म में जिस फ्रैक्शन को हम लिखते हैं, वहाँ से हम समझते हैं कि ये आंसर जो n/d की फॉर्म में है वो 100% से कम यानी कि 50% हो गया। यहाँ पर आकर यही आंसर अगर हम 25 को 100 से डिवाइड करें यूनिट में देखने के लिए कि ये यूनिट क्या रह गई, तो आपको पता लगेगा दिस इज़ 1/4। यानी कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपके 100% की जो वैल्यू है वो 100% से कम हो रही है, तो जो फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब आप किसी फ्रैक्शन में
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में न्यूमरेटर की वैल्यू को लेस देन डिनोमिनेटर देखेंगे तो आपकी जो परसेंटेज की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 100%। यानी कि आपका जो आंसर है वो जब जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो आपका जो आंसर होगा वो 100% से कम आएगा। अब इसी के विपरीत हम कहें कि सर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि एक यूनिट को इस हाफ यूनिट में जोड़ दें तो ये वैल्यू हमारी बनती है 3/2। और इन दोनों को अगर हम परसेंटेज वाइज जोड़ें तो यही वैल्यू हमारी बनती है इन दोनों को ऐड करने पे = 150%। तो इसका मतलब है कि जब कोई वैल्यू 150% आंसर में अगर हम देखेंगे तो वो अपनी एक यूनिट से ज़्यादा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ एक यूनिट और हाफ यूनिट है। इसका मतलब है इस समय इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर 2 से डिवाइड हुआ 50 और आंसर आ गया वही 150%। तो हम फ्रैक्शन के अंदर जब अपने फ्रैक्शन को हम देखते हैं कि हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, तब ऐसी स्थिति में जो परसेंटेज होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 100% आंसर देगी, यानी कि 100% से ज़्यादा आंसर देगी। अब ये तो बात हो गई कि हम फ्रैक्शन के बेस पे परसेंटेज को समझते हैं। अब सवाल पैदा होता है, एक सेकेंड, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो आंसर्स हैं उनको निकालने से पहले जब हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो फ्रैक्शन को देखकर कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा आंसर 100 से ज़्यादा आएगा या कम। सिंपली जिस फ्रैक्शन को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है तो 100 से कम और बड़ी है तो 100 से ज़्यादा। इसका मतलब है कि अगर हम इस 100% की बात करें तो यहाँ भी एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है वहाँ n = d है। जब भी n = d होगा तो वो एक यूनिट की वैल्यू होगी और वो आंसर 100% ही होगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो आंसर होगा 100%, और जिस समय न्यूमरेटर छोटा होगा तो 100 से कम और न्यूमरेटर बड़ा होगा तो 100 से ज़्यादा। यही जनरल सी बात है। यानी कि हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो 100 से भाग करते हैं। फ्रैक्शंस को जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमारा जो आंसर होता है वो परसेंटेज में आता है। फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन भी आता है। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.25 है, ये हमारा एक डेसिमल फ्रैक्शन है। यदि आप इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो आप इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई ही करेंगे तो ये आंसर आपका 25% आ जाएगा। क्योंकि यही 0.25 अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट हटाकर ये 100 होगा, और फिर अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो भी ये आंसर आपको 25 ही देगा। तो मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन। बिना फ्रैक्शन में बदले हुए भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ भी जब तक ये आंसर 100% से कम आता रहेगा, जब तक इसके डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है वो 0 है। यदि किसी डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू 1.25 है और आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर 125% हो जाएगा। यस और नो? तो इसका मतलब ये आंसर 100 से ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि यहाँ डेसिमल से पहले जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। तो जब तक डेसिमल से पहले जो वैल्यू है वो 0 से कम है, मतलब 0 है, तब तक ये आंसर 100% से कम है, और 0 की जगह कोई नंबर आ जाता है तो यही आंसर 100% से ज़्यादा हो जाता है। अब इतनी बात हमें समझ आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं एक फ्रैक्शन के अलावा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो वो 3/2 या 5/3 या कोई भी आंसर 7/2, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 1 all 1/2, दिस इज 1 all 2/3, दिस इज 3 all 1/2। जब भी आपको इस मिक्स फ्रैक्शन के अंदर
ये जो वैल्यू आपको दिखती है, ये नंबर, ये वाला, ये जो 1 आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये 1 दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको 3 दिख रहा है, तो जब तक ये नंबर यहाँ पर आपके पास है तो ये कन्फर्म्ड है कि परसेंटेज का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 100% ही आएगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में जब हम यहाँ पर बात करते हैं मोस्ट फ्रैक्शन की, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो डेफिनेटली वो वैल्यू हमेशा एक यूनिट से ज़्यादा होती है, इसलिए उसका आंसर हमेशा 100% से ज़्यादा आएगा। किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 3/2 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आपका 150% आएगा। 5/3 को करते हो तो ये आपका 500/3 है। 3 से करते हो तो 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 6 18, ये आंसर भी आपका 100% से ज़्यादा है। 7/2 को करते हो तो ये आंसर भी आपका 2 से कट के 50, 350% है। सो what I am saying, in case of mixed fraction or most fraction, if numerator is more than denominator, the answer is definitely more than 100%। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए क्योंकि जब कैलकुलेशन में इन चीज़ों को मैं आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा तो आपसे कहूँगा कि ऑप्शन में से देखिए कि इस फ्रैक्शन के हिसाब से कौन से आंसर नहीं हो सकते हैं। कौन से होंगे वो तो सीखेंगे हम, बट कौन से नहीं हो सकते हैं, जहाँ पर साफ दिखता होगा कि आंसर 100% से ज़्यादा आना है, वहाँ जो ऑप्शन 100% से कम दिए होंगे उसे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही ख़त्म कर लेंगे विदाउट एनी डाउट। तो ये बात हमें समझ आती है कि अगर हमें ऑप्शन भी टिक करना है तो कौन से ऑप्शन को नहीं टिक करना है परसेंटेज के केस में। अब परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस अंगूठे की बात करूँ तो ये 100% है, इस हाथ की बात करूँ तो ये 100% है, इस पूरे हाथ की बात करूँ तो ये भी 100% है, इस नोज़ की बात करूँ तो 100%। तो कोई भी वैल्यू जब अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर ऑब्जर्व होती है तो उसको जब तक हम कंपेयर नहीं करते हैं तब तक वह अपने स्तर पर 100% ही रहती है। किसी नंबर को किसी नंबर से कंपेयर करते समय दोनों नंबर अगर सेम है तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहती कि कुछ ज़्यादा या कम हो, लेकिन जब दो नंबर में एक नंबर दूसरे नंबर से ज़्यादा या कम होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नंबर लिया n1 100 और एक नंबर लिया n2, राइट, ये लिया मैंने आपका 120। इससे अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो हमारे दो फ्रैक्शन बन सकते हैं। एक फ्रैक्शन हमारा बन सकता है ऐसा जिसमें 100 ऊपर 120 नीचे हो, और दूसरा जिसमें 120 ऊपर 100 नीचे हो। तो क्या इनको परसेंटेज में बदलने पर हम अगर आंसर देखेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ अगर हम आंसर देखें तो ये इससे कट गया, तो दिस इज 120%। यस और नो, इसका मतलब है इसका आंसर 100% ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि ऊपर का मान नीचे के मान से ज़्यादा है। अगर हम इसे काट के देखते हैं तो 4 से काटा 25, 4 तिया 12, और ये हो गया 250 बटे में 3, 3 अठे 24, राइट, और 3 तिया 9, कुछ ऐसा आंसर आया। ये 100 से कम इसलिए आया क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था। अब हम ये कहें कि ये जो नंबर है वो इससे कितने परसेंट ज़्यादा है। सो अगर हम 100 से इसको रिलेट करें, राइट, तो ये परसेंट इससे 20% ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इससे इसको रिलेट करें तो फिर ये आंसर हमारा कितना आना चाहिए? तो 100% से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये आंसर क्या आना चाहिए। मतलब 20% के ही डिफरेंस को अगर 120 पे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में तो आप पाएंगे 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 50 बटे में 3 यानी कि 16 सही 2/3। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है वो 16 सही 2/3% है। यहाँ से ये पता लगा कि जब एक नंबर किसी नंबर से 20% ज़्यादा होता है तो दूसरा नंबर जरूरी नहीं है कि 20% कम होगा, यानी कि वो सेम आंसर रिस्पॉन्स नहीं करता है परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में आंसर निकालते समय कभी ऐसा नहीं समझना कि इफ़ वन नंबर इज़ 20% मोर देन अनदर देन हाउ मच परसेंट द अनदर नंबर इज़ लेस देन फर्स्ट नंबर। तो ऐसे केस में सेम आंसर नहीं आते हैं। तो इन सवालों के आंसर देने के लिए हमारा कंपटीशन शुरू हो जाता है, और यही एग्जांपल हमारे को बात क्लियर करता है कि कैसे सवाल लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए, अभी मैं आपका बेसिक बता रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट बना रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट नहीं होते, जिन्हें मैथमेटिक्स कम समझ आता है, उनको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उन्हें भी मैथमेटिक्स कोई ना कोई सिखा सकता है। और वो सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, कभी कभी कैमरा अगर फोकस आउट करता है, नो इशू, आपको बात क्लियर समझ आनी चाहिए।
if Atul has 20% less than Sumit, then how much percent Sumit has more than Atul? If Atul has 20% less than Sumit, then how much percent Sumit has more than Atul? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें समझना है कि अतुल और सुमित के बीच में कंपैरिजन हो रही है। कुछ भी उनके पास जो है उसमें ये कहा जा रहा है, एक अतुल है और एक सुमित है। क्वेश्चन को समझते कैसे हैं? कंपेयर किसको किससे किया? अतुल हैज़ 20% लेस देन सुमित। तो सबसे पहले जो कंपेयर हुआ है वो सुमित से हुआ है। तो हमने मान लिया कि सुमित की जो वैल्यू है वो 100% है और 20% लेस है, तो 100 का 20 ही होता है, तो इसका मतलब है अतुल हैज़ 80%। तो हम 100 से रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका 20 निकालोगे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 20 ही होता है। 25 निकालोगे तो 25 ही होता है। इसलिए हम समझते हैं कि हमने सुमित को 100 माना और अतुल को 20% कम करके 80। अब जो क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट सुमित हैज़ मोर, अगर यहाँ मोर के हिसाब से देखें तो सुमित 20% मोर दिख रहा है, लेकिन ये आंसर गलत होगा क्योंकि मोर देन अतुल, इसे कंपेयर करने के लिए कहा है अतुल से। तो अगर हम इसे अतुल से कंपेयर करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन ऐसा बनेगा जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए आंसर एज इट इज नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर ये एक फ्रैक्शन बनता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि 4 पे कैंसिल हुआ और 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 25%। तो इससे ये पता लगा कि अगर अतुल के पास सुमित से 20% कम है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है सुमित के पास 20% ज़्यादा होंगे, जबकि उसका जो आंसर है वो 25% आ रहा है। तो ऑप्शन में ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको कभी भी पहले ऑप्शन में 20% ही दे सकता है, लेकिन उस आंसर को निकालने से बेटर होगा कि आप ये कंसेप्ट समझ लें। इस कंसेप्ट के बेस पर आपको समझ आता है कि हम किसी टेक्निक का इस्तेमाल करें तो क्या, जैसे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुई ये रेट जिसे हम दर बोलते हैं, इस रेट का हमने यहाँ इस्तेमाल किया और नीचे जिस अतुल का इस्तेमाल किया है वो 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करके किया है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो नीचे का नंबर है वो 100 माइनस रेट है और फिर हमने आंसर को निकालने में 100 का इस्तेमाल किया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी नो दैट अ फॉर्मूला दैट कैन गिव द आंसर डायरेक्टली इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट क्विकली। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें समझाता है कि ये सब इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में एक शब्द लिखा है लेस, जिसका मतलब है माइनस, यानी कि फार्मूले को याद करने का तरीका। आंसर निकालने के लिए तुरंत क्या करें? परसेंटेज देखें, लेस देखें तो 20 लेस कर दें तो 80 हो जाएगा और सीधा 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको स्मार्ट टेक्निक पता लग जाएगी कि इस सवाल का आंसर जल्दी कैसे निकाला जा सकता है। तब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ईजिली आपका आंसर आ जाएगा दैट सुमित हैज़ 25% मोर देन होम अतुल। अब इस क्वेश्चन के बेस पर यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर एक बीच बीच में मतलब जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा उसकी क्वेश्चन की बातें भी कर सकता हूं। कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब अगर हम तेल की खपत को बात करें और उसकी कीमत की बात करें तो यहाँ पे कीमत जो है वो 25% बढ़ गई है। व्हाट विल बी द परसेंटेज कंजप्शन ऑफ द ऑयल दैट अ हाउस मस्ट रिड्यूस सो दैट हिज मंथली एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। तो एक परिवार को अपनी जो तेल की खपत है उसे कितने % कम करना चाहिए ताकि उसका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ ना जाए। अब क्या चाह रहा है ये? इस क्वेश्चन में हम बेसिकली समझते हैं पहले बेस को। मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये किलो का 100 रुपये लीटर का तेल है और हम 100 लीटर ही कंज्यूम करते हैं। तो ये मेरा प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है ये मेरा एक्सपेंडिचर होगा, खपत होगी। बेस समझ रहे हैं? शॉर्ट कैसे समझेंगे ये बताता हूँ। तो मेरा सपोज मान लेते हैं मेरा खर्चा 10,000 का होता है। अब द प्राइस इंक्रीज बाय 25%, तो 100 का 25% से प्राइस हो गया 125।
अब आप चाह क्या रहे हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो ना चेंज हो, वो आपका 10,000 का 10,000 रहे। तो आपको समझना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। यस, अगर हम इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालें तो कैलकुलेशन के हिसाब से 10,000 को हमें डिवाइड करना चाहिए 125 से, तो ये हमारा आंसर आता है 80। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है ये 80 में कन्वर्ट हो जाता है, और जब जैसे ही ये 80 में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है 20% कम। तो आपके सवाल का आंसर तो आ गया कि आपको जो की खपत है वो 20% कम करनी चाहिए। तो ये जब 80 आया तो आपने समझ लिया कि आपका आंसर 20% कम में क्लियर हो गया। बट इस आंसर को कैलकुलेट करने के लिए जो अभी अभी हम पढ़ रहे थे वो एक फॉर्मूला था R/100 माइनस R इंटू में 100, राइट हो रहा हूँ। यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ माइनस था, लेस वर्ड था, लेकिन यहाँ पर लेस की जगह एक इंक्रीज वर्ड है। यदि इस फॉर्मूले में अगर हम थोड़ी सी चेंजेस करें और फॉर्मूले को बोल दें कि ये R/100 माइनस R नहीं हो सकता, प्लस होगा, क्योंकि इंक्रीज एक प्लस से रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे 25 बटे में 100 प्लस 25 125 गुणा 100, 25 पंजे और 5 से काटोगे तो ये आंसर आपका 20% निकल आता है। तो आपको मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आपने काम किया है बेसिक कंसेप्ट से, उसमें आपके पास हाथ लग गए दो फार्मूले। इन दो फार्मूलों में एक फार्मूला जो आपके हाथ लगा वो लगा R/100 प्लस R इंटू 100, और एक लगा R/100 माइनस R इंटू 100। मतलब मैं इन फॉर्मूलों से आपके उन सवालों के जवाब आराम से दे सकता हूं जो टाइम कंज्यूम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसकी थ्योरी समझना चाहें कि फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल होते हैं, तो एक प्राइस को आपने एग्जांपल के तौर पे उसकी खरीदी गई मात्रा यानी कि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो उसका एक एक्सपेंडिचर आया। मैथमेटिक यहाँ ये कह रहा है कि दो चीज़ें कभी भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर एक इंक्रीज हो जाती है तो दूसरी को डिक्रीज करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि ये सेम रहे। ऐसा ही है ना। और इन्हीं सिचुएशन में अगर आपको गिवन ये है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और अगर गिवन ये कंडीशन है, मतलब रिड्यूस की कंडीशन गिवन है, राइट, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको रिड्यूस दिया हुआ है तो इंक्रीज निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले, इंक्रीज दिया हुआ है तो रिड्यूस निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले। इन दोनों फॉर्मूले के बेस पर आप परसेंटेज के कई ऐसे सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं जो मेंसुरेशन में पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के साथ मेरा एक और रेक्टेंगल है, अब आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बेसिकली इस रेक्टेंगल में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ये कह दिया आपसे कि ये एरिया और जो पहले वाला एरिया है वो बराबर है। ऐसा तो अब समझना पड़ेगा कि आपने किया क्या है। यहाँ आप देखोगे कि ये जो वैल्यू थी इसको आपने बढ़ा दिया, यस और नो। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी पड़ रही है, कम करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब है एरिया को सेम रखने के लिए, यानी कि सेम सिचुएशन रखने के लिए अगर विड्थ को बढ़ाया गया है तो लेंथ को रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर लेंथ को बढ़ाया जाए तो विड्थ को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरह के मेंस्ट्रुएशन के सवाल जहां एरिया सेम रखने के लिए क्वेश्चन बनता है और कहता है कि एक को बढ़ाने पर दूसरे को कितने % कम करें, एक को कम करने पर कितने बढ़ाएं ताकि एरिया सेम रहे, तो भी ऐसे सवाल आप इन्हीं दोनों में से किसी एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज। अगर मैं कहूँ कि किस तरह की लैंग्वेज हो सकती है, जैसे if the length of rectangle increased by 25%, then how much percent its width or breadth should be reduced to
मेंटेन इट्स एरिया। यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया है तो इसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए। तो एक सिंपल सा तरीका आपने लगाना है, यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड, ये प्लस साइन आ गया आपके पास, तो फार्मूला आपका सेट हो गया सीधे सीधे ये, क्योंकि यहाँ पर एरिया को मेंटेन करने की बात हो रही है, चेंज की बात नहीं हो रही। अगर चेंज की बात होगी तो अलग चीज़ होगी, मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ जो आपने परसेंटेज डाली वो डाली 25, नीचे आ गया 125 जोड़ने पर और गुणा में 100। तो बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के ये परसेंटेज का क्वेश्चन जो मेंसुरेशन से जुड़ा है उसे आपने इस टेक्निकल तरीके से सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब है द विड्थ शुड बी रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी कि इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है उसे 20% कम कर देना होगा, तभी ये क्षेत्रफल समान रहेगा। ये तो हुई अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ओके। कुछ और अगर हम बात करें, जैसे प्राइस की बात हुई थी, ऑयल के साथ बात हुई थी, अगर हम ऑयल के अलावा और भी बहुत सारी मदें जिन्हें हम खरीद कर कंज्यूम करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, क्वांटिटी लाते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, उन तमाम सवालों पे अगर हम बात करें तो ये आर वाले फार्मूले हमारी हेल्प कर सकते हैं किसी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर कोई एप्लीकेशन भी पैदा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थ्योरी की बात करूं कि अगर प्राइस कम हो जाता है और आपके पास पैसे जितने हैं आपने सारे ही खर्च करने हैं जैसे पहले करते थे, ना कम ना ज़्यादा, तो प्राइस कम होने से आप कुछ ज़्यादा खरीद पाओगे क्वांटिटी। अब जब क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पाओगे तो नई क्वांटिटी और पुरानी क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी। तो दो क्वेश्चन पैदा होंगे कि पहले कितनी मात्रा खरीदता था और अब कितनी खरीद पा रहा है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, पहले कितने की खरीद पा रहा था और अब कीमत क्या है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह के 4 सवाल अगर बनते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे MCQ में भी आएंगे, बट फिलहाल बेसिक बना रहा हूं तो आपको समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए थोड़ा बेस के साथ समझा रहा हूं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर reduced by 20%, then a lady buy 2 kilogram more quantity of rice in rupees 480. Find the ओरिजिनल क्वांटिटी। इसे क्वेश्चन मान लेते हैं। दूसरा, ओरिजिनल प्राइस। तीसरा, न्यू क्वांटिटी। चौथा, न्यू प्राइस। इन 4 सवालों के जवाब देने के लिए हम इसे किस तरीके से, जो हमने फॉर्मूले अभी 2 सीखे हैं उसके बेस पर सॉल्व करें कि चारों आंसर निकालने आ जाए। तो आप समझो कि यहाँ लिखा है रिड्यूस। अगर प्राइस रिड्यूस हुआ है तो डिमांड बड़ी होगी, और यहाँ कह भी रहे मोर 2 किलोग्राम। तो इस 2 किलोग्राम का कितने % से रिलेशन है, अगर हम इसे अपने आर के फॉर्मूले से समझें तो अभी आप कहेंगे कि सर R/100 माइनस R/100 से ये समझा जा सकता है कि ये आंसर 25% है। इसका मतलब है जो 2 किलोग्राम क्वांटिटी बड़ी है वो सही मायने में एक्चुअल क्वांटिटी के 25% के बराबर है। तो यदि मैं कहूँ कि 25% की वैल्यू 2 किलोग्राम है तो 100% की वैल्यू 4 गुनी है। तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 8 किलोग्राम। तो मीन्स आपके पहले सवाल का जवाब आ गया कि 100%, यानी कि जो क्वांटिटी थी
यानी कि एक्चुअल जो क्वांटिटी वो खरीदता था वो 8 किलो थी। तो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी का आंसर जो है वो 8 किलोग्राम है। और यहाँ अगर मैं न्यू क्वांटिटी की बात करूँ तो आप कह सकते हो कि 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है तो वो 10 किलोग्राम है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि ओरिजिनल प्राइस का क्या मतलब है, तो आप आंसर देंगे कि सर 480 रुपये में पहले 8 किलो आ रही थी, तो 8 6 48 यानी कि 60 रुपये पर किलोग्राम हुआ। और अगर मैं कहूँ कि न्यू प्राइस क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 480 रुपये में ही 10 किलोग्राम आ रही है तो 48 रुपीज़ पर किलोग्राम होगा। यानी कि आपके चारों सवालों के जवाब आपके सामने हैं इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो। और ये इसका एक तरीका है जिससे हम इसे आराम से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया कि इस तरह का कोई सवाल अगर आपसे आया प्राइस रिड्यूस होने पर, क्वांटिटी के बढ़ने पर, और ये 4 सवाल बनते हैं तो आप इसे आराम से निकाल पाते हैं। दूसरी बात, अगर प्राइस बढ़ गया होगा तो भी इसके रेफरेंस में क्वांटिटी कम खरीदी गई होगी और तब भी ऐसे 4 सवाल बन सकते हैं। उन पर क्या करना होगा देखते हैं। इस सवाल को आप अच्छे आराम से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। 1-1 घंटे की ये 5-7 क्लासेस जो मैं आपको दूंगा, इसके बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको परसेंटेज कैसा लगा, कैसा समझ आ रहा है। क्लियर समझ आ रहा है? कोई इशू तो नहीं? ओके। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखूँगा मैं, 1-1 घंटे के लेक्चर रखूँगा ताकि पढ़ने का मन भी करे। ज़्यादा लंबी क्लास होने से पढ़ने का मन नहीं करता। छोटी छोटी क्लासेस की ब्रेक पे आप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसी के एक रिवर्स क्वेश्चन बनाते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर increased by 20%, then a lady boy 3 kilogram less quantity in 960 rupees. In rupees 960. Find original quantity, original price, new quantity and new price. सो वही 4 क्वेश्चन, लेकिन अपोजिट सिचुएशन में अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको सवाल को कैसे पकड़ना है। या प्राइस इंक्रीज्ड है तो आपका फॉर्मूला फाइनलाइज हुआ, दिस अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। परसेंटेज में 20 है तो 20 अपॉन 120 इंटू 100। कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो ये 6 पे और ये हो जाएगा 50/3। 50/3%। इसका मतलब है अगर इंक्रीज हुआ है तो वो उसने रिड्यूस किया होगा, जबकि यहाँ पर उसने ये जो 25% है वो उसकी मांग बड़ी थी क्योंकि प्राइस कम हुआ था। अब अगर इस हिसाब से देखें कि 50/3% की वैल्यू 3 किलोग्राम से रिलेट किया जाए तो इसे 100% में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यस और नो? तो हम 1% की वैल्यू अगर देखें तो क्या होगा, 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 50 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। इसे 100% में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे।
50 दूनी 3 3 9 दूनी 18, तो ये 18 किलोग्राम आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि पहले वो 18 किलोग्राम खरीदता था। तो पहले सवाल का जवाब तो आ गया आपका, ओरिजिनल क्वांटिटी वो है आपकी 18 किलोग्राम। अगर आप कहें सर ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका, टोटल प्राइस था वो 960 था, इसमें 18, अब इसे आप भाग करें, जो भी प्राइस आए वो आपका आंसर है। ठीक, अगर इसे हम 3 से भाग करें तो 3 3 9, 3 2 6 0, 3 6 18, 2 से करें तो 3, 2 से करें तो 16, ये आंसर आपका आता है 5 3 15, राइट। ओ सॉरी 3 पंजे, 3 पंजे 15, 3 3 9, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो 53 रुपये 33 पैसे के करीब रहा होगा। अब न्यू क्वांटिटी की बात करें, अगर आप न्यू क्वांटिटी की बात करेंगे तो आप 18 किलो में 3 किलो पहले से क्या कर पा रहे हैं, जब कम खरीद पा रहे हैं, तो ये रह गया आपका 15, राइट और रॉन्ग। तो अब आप प्राइस निकालेंगे तो वही न्यू प्राइस, ये हो जाएगा 960 रुपये में आप 15 किलो खरीद पा रहे हैं, 15 छिका 90, 15 चौक 60, सो दैट इज आपका आंसर। यानी कि आपकी पहले जो कीमत थी वो 64 थी, इसलिए आप 15 किलो खरीद पाते थे। अब जो कीमत है वो आपकी 53 रुपये 33 पैसे है, इसलिए आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो 18 किलोग्राम। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन बना, इसमें जो चीज़ें आपसे ईजिली आपको समझ आई, उम्मीद है एग्ज़ाम में अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप डैम श्योर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो प्राइस इंटू में क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, यानी कि वो तमाम चीज़ें जिन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके कोई रिजल्ट आता है, उनमें से एक वैल्यू इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज करती है। परसेंटेज में इंफॉर्मेशन देके तो उन सवालों के आंसर निकालने के लिए जिन फार्मूलों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो फार्मूले ये 2 फार्मूले हैं। कौन सा फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है वो आज को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो कुछ कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि हम परसेंटेज में कंसेप्ट भी सीखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ गया, देयर इज अ रेशो बिटवीन 2 नंबर इज 5:4। 2 नंबर में 5 और 4 के रेशो का मतलब है कि पहले वाला नंबर बड़ा है दूसरे वाले नंबर से। तो हमारे पास यहाँ नंबर्स के बेस पर अगर हमसे क्वेश्चन कहा कि n1 और n2 में 5:4 का रेशो है, इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी कि अगर हम फर्स्ट नंबर का 40% निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। कैसे सर, देखो आपने 5 का 40% कैलकुलेट किया, लैंग्वेज को जैसे बोलते हैं इस वैसे इस्तेमाल करो, बस आंसर देते समय ध्यान दो, यानी कि 2 ही आएगा ना, लिख लिया। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, यानी कि इस 2 की यूनिट को 12 एज ए नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वैल्यू है ये इसकी 2 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है। तो देन 50% ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है 4, अगर इस 4 का हम 50% निकालते हैं तो क्या होता है, तो ये भी 2 आता है, इसका मतलब है इसकी भी 2 यूनिट हो जाती हैं, राइट। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, जब इस 2 की वैल्यू 12 है तो इस 2 की वैल्यू भी 12 ही होनी चाहिए, दैट्स वाई योर आंसर इज 12। क्वेश्चन की भाषा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यहाँ हमने क्वेश्चन में सीखा कि परसेंटेज में आंसर, मतलब परसेंटेज की वैल्यू निकालने में अगर हम देखें तो वो कितने यूनिट निकलती है, ठीक। यहाँ परसेंटेज जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसे हटाने के लिए 100 से भाग किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 लगेगा, और जब 100 लग जाएगा तो परसेंटेज में आंसर नहीं आएगा, तो ये यूनिट वैल्यू हो गई, ये यूनिट वैल्यू हो गई। 5 की 2 यूनिट रह गई, 4 की 2 यूनिट रह गई, 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ 12 है तो यहाँ भी 2 यूनिट की वैल्यू 12 ही होगी। आई बात समझ में, ये यूनिट्स हैं। चलो, a batsman scored 110 runs which included 3 boundaries and 8 sixes। एक बल्लेबाज है जिसने 110 रन बनाए, जिसके अंदर उसकी बाउंड्रीज और सिक्सेस हैं, 8 छक्के मारे हैं और 3 चौके,
व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उसने कितने परसेंट रन ऐसे थे जो दौड़ कर बनाए। भाई रन तो 3 तरीके से बनाए जाते हैं ना, अगर बैट्समैन के फेवर में कहें तो जिसको वो बनाता है, राइट, वो 4 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर दौड़ के बनाता है। तो यहाँ पर 110 रन जो हमारे पास टोटल स्कोर दिया हुआ है वो 110 है। अब ये हमारा बेस है, यानी कि फ्रैक्शन बनाने के लिए एक डिनोमिनेटर है। अब जो परसेंटेज हमने निकालनी है उसके लिए न्यूमरेटर डिसाइड करना है। बाउंड्रीज मतलब 4, यानी कि जो रन चौके उसने मारे हैं वो 3 है, जिसका मतलब है 12 रन, और जो छक्के उसने मारे हैं उसका मतलब है 8 छक्के का मतलब 48 रन। ये जो रन है, इस रन की अगर मैं बात करूं, ये जो 60 रन है ये बाउंड्रीज और सिक्सेस की वजह से आए हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में आप एक डिफरेंस देखो तो वो 50 रन्स बिटवीन द विकेट्स है। अब 50 रन्स बिटवीन द विकेट्स है तो यही वो पूछ रहा है कि डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी कि रन बिटवीन द विकेट्स 50 है और टोटल रन 110 है। तो अगर इसको हम इसका न्यूमरेटर बोलें और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से 50/110 और गुणा में 100 करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। अब ये जो 500/11 दिख रहा है वो 11 चौक 44, 6 0 11 पंजे 55, आंसर कुछ मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है, राइट। और ये मिक्स फ्रैक्शन की परसेंटेज हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 45 सही 5/11, दैट मीन्स आवर ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, परसेंटेज के छोटे और बड़े सवाल धीरे धीरे मिलकर आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कंसेप्ट भी आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कंसेप्ट भी देता रहूं और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन भी कराता रहूं। इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग। 30% ऑफ एम्प्लॉइज पे टैक्स इन ईयर 2008, यानी कि 2008 में, सन 2008 में हमारे पास टैक्स पेयर थे 31%। नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉइज आर, यदि अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है या एम्प्लॉइज है, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है उसे अगर हम कंसीडर करें किसी भी देश की तो वो 100% है। उसमें 2 ही तरह के लोग हम देख रहे हैं, एक टैक्स पेयर होंगे और एक नॉन टैक्स। ठीक है, अब टैक्स पेयर्स अगर 31% है तो नॉन टैक्स 100 में से निकालने के बाद कितना होगा, 69%। पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इज। अब आपको जो नॉन टैक्स पेइज हैं उनकी जो संख्या दे रखी है वो 20700 है। मीन्स परसेंटेज की जो वैल्यू आपको पता है वो 69 है और जो टोटल पॉपुलेशन बतानी है वो 100 है। मीन्स 69% की वैल्यू को आपको 100 में कन्वर्ट करना है। मीन्स अगर हम आदमियों की बात करें, इंसानों की बात करें तो डेसिमल में आंसर तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब आखिरी में 4 जीरो कन्फर्म बचेंगी। तो आखिरी में 4 जीरो कन्फर्म बचेंगी तो इसका मतलब है यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन पे दिमाग लगाने की बजाय हम पहली बात ये समझें कि ये जो फ्रैक्शन है इसको ध्यान से देखिए, दिस अपॉन दिस, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए आपका जो आंसर है वो 20,700 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे आंसर ज़्यादा ही हैं। अब इस आंसर को देखने के लिए स्मार्ट कैलकुलेशन कहती है कि 69 की कैलकुलेशन में 4 जीरो स्टैंड करेंगी, तो 4 जीरो स्टैंड करने वाला आंसर यही हो सकता है। वैसे भी आपको बता दूं 69 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 आता है, इसलिए 300 इंटू में 100 इज इक्वल टू 30,000 आंसर ही आपको देगा। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन बेशक से आसान, इजी, छोटा हो, लेकिन उस क्वेश्चन में जो समझने की चीज़ है वो ये कि कैलकुलेशन में जहां हमें लगता है कि थोड़ा टाइम वेस्ट होगा वहां कंपैरेटिव सोचेंगे तो कैसे आंसर जल्दी मिल सकता है। ये भी समझ आ गया होगा। चलिए ठीक, आराम आराम से नोट कीजिए
ऑनलाइन क्लास का मतलब ये कतई नहीं है कि सिलेबस ख़त्म करने से हमारा मतलब है। सिलेबस ऑनलाइन में इस तरीके से पढ़ाया जाए कि सवाल का सलूशन जब आप तक पहुँचे तो आपको लगे कि मुझे सवाल समझ पूरी तरह से आ रहा है। ओके, इन एन असेंबली इलेक्शन a candidate got 55% of the total valid votes. 2% of the total votes were declared invalid. If the total number of the voters are 104,000, then the number of the valid votes polled in favor of the candidate is. एक चुनाव में जो जिस कैंडिडेट की बात हो रही है उसे जो वोट सारे के सारे डाले गए उसमें से 2% वोट का पता लगा कि ये तो खराब हो गए, लोगों ने गलत तरीके से डाले गए, इनवैलिड थे, लेकिन जो वैलिड वोट्स थे उसका 55% उसको मिल गया। तो हमें ये बताना है कि जहाँ पर कुल वोट डालने वालों की संख्या 104,000 है, तो इस 104,000 से हम ये कैसे पता करें एक लाइन में कि उस व्यक्ति को आंसर कितना मिलेगा। इस क्वेश्चन में हम 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक रिमेनिंग कॉन्सेप्ट का, जो परसेंटेज में आपको सीखना है, समझना है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इसमें यूनिट प्लेस की कैलकुलेशन का और मल्टीप्लिकेशन रूल का, ताकि इन सारे कॉम्बिनेशन से हम कम कैलकुलेशन करें और आंसर आ जाए। तो सबसे पहले मानते हैं कि जो हमारे मैक्सिमम वोट्स होते हैं, जिसे हम वोटर्स बोलते हैं, वो 100% होते हैं। अगर कुछ इनवैलिड होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में 2% है, तो वैलिड वोट्स जो होंगे वो आपके 98% होंगे। इस 98% का मतलब है ये वैलिड है, ये 104,000 से कम हो गए। तो अगर हम वैलिड वोट्स की बात करें, 104,000 का 98% क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 98% है, तो परसेंट को हटाने के लिए हमने 100 लगा दिया। अब इसी को आप कह रहे हैं ये वैलिड वोट्स हैं, और इस वैलिड वोट्स का ही 55% मिला है। अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि अब उस कैंडिडेट की वोट्स की बात करें तो हम इस 104,000 के नेक्स्ट स्टेप की बात करें, कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो स्मार्ट कैलकुलेशन में 55% कैलकुलेट करना है। अब फिर परसेंट था तो इसलिए हमारे को फिर 100 लगाना पड़ा। यहाँ साफ स्पष्ट हो गया कि 1, 2, 3, 4, ये 3 जीरोस कट गई। अब यहाँ पर 5 का मल्टीपल और इवन नंबर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमने देखा कि यार 5 से करेंगे तो 11 आएगा, 5 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 49 आएगा। अब ये तो समझ आ गया कि कहीं पर भी 5 और 2 नहीं है हमारे पास, तो ये जीरो एंड में नहीं आ सकती, यानी कि इसमें से जो आंसर नहीं हो सकते उसको हम सबसे पहले कट करते हैं कि जीरो आंसर में एंड में नहीं आ सकता। अब प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस में 6 है और यहाँ यूनिट प्लेस में भी 6 है। इन दोनों के हिसाब से अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट से बचने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे लिए क्या है, हम 11 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44, ये एक नंबर बनेगा जो इसको इससे मल्टीप्लाई आराम से करके मिल जाएगा। दूसरा नंबर है 49। यहाँ हमें समझ आता है कि इनको मल्टीप्लाई करने में डैम श्योर टाइम वेस्ट होने वाला है, तो टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि हमारा डाउट कंडीशन इस समय 56 या 06 पे अटका हुआ है। तो हम सिर्फ उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है। जैसे 4 निम 36 का 6 लिख लिया, यानी कि यूनिट प्लेस तो कंफर्म 6 आएगा, यानी कि आंसर इन दोनों में से कोई एक है। 4 निम 36 और 3 39, आगे जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है पूरा मल्टीप्लाई। 4 चौक 16। अब जस्ट इतने को सॉल्व कर लीजिए, इतने से को, तो ये आपको आंसर देता है 56 एट द एंड। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। मतलब डोंट मल्टीप्लाई कंप्लीटली, जस्ट सी कि पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय हम 10 और यूनिट प्लेस पर ही फंसे हुए हैं। यूनिट प्लेस में अगर दोनों में 6 नहीं होता तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस से ही काम चला लेते, लेकिन दोनों में 6 होने की वजह से टेंस प्लेस पे क्या होगा, तो हम बिना किसी टेंशन के इतना सा ही मल्टीप्लीकेशन सीखकर आंसर देते हैं दैट ये हमारा यूनिट प्लेस है और ये हमारा इसका टेंस प्लेस है। इन दोनों की कन्फर्मेशन यहाँ मिलती है, इसलिए ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। मज़ा आया होगा, आपने बचना सीखा होगा कैलकुलेशन में होने वाले टाइम वेस्ट से। अब क्योंकि हम जब क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो हमें समझना है कि यार और क्या सीखना है ज़रूरी। तो इसके साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें और क्या कर लेना चाहिए, कुछ और भी सीखना चाहिए इलेक्शन के क्वेश्चंस के बारे में, ताकि जैसे जैसे मुद्दे हमारे सामने आए वैसे वैसे मुद्दे का जितना थॉरो है, डिटेल है, वो हमारे को क्लियर होता रहे। अब देखो बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन पर बनने वाले क्वेश्चन में
मैक्सिमम वोट %100 कंसीडर होते हैं, इसको याद रखना है। वैलिड इनवैलिड की सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी। अब इसमें अगर कुछ भी इनवैलिड नहीं होता तो हारने और जीतने वाले को मत मिलते हैं। एग्जाम्पल की तरह मान लेते हैं इसमें एक विनर है और एक लूज़र है। विनर को आपने 60% वोट दिए, तो लूज़र को 40%, 100% पोलिंग मानते हैं। तो यहाँ जो रिजल्ट है वो रिजल्ट डिफरेंस की वजह से 20% ऑफ टोटल वोटर्स है, 20% ऑफ टोटल वोटर्स है। तो कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरह से क्वेश्चन दिखता है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट got 60% of total votes and won the election by 15,000 votes. Find total number of voters. If no vote is invalid and 100% votes were polled. अब अगर 100% वोट्स पर पोल्ड यानी कि 100% वोट डाले भी गए और कोई वोट इनवैलिड भी नहीं है, तो यही सेंस निकलता है कि मैक्सिमम वोट 100 थे, विनर को 60% मिले तो लूज़र को 40 मिले होंगे, तो हार जीत का फैसला 20% से होगा। तो इस 15% 15,000 वोट्स को जब आप रिलेट करेंगे तो उसका संबंध 20% से होगा। और आप इसे कैलकुलेट करने के लिए समझ जाएंगे कि व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ 20% इज 15,000, so this 20% should be multiplied by 5 to make 100% value. That means it should be multiplied by 5. 15 पंजे 75,000. The total number of voters will be 75,000. तो इलेक्शन के क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको उसका कंसेप्ट समझना है। कभी कभी वैलिड की बात होती है और कभी कभी नहीं होती, इनवैलिड की, सॉरी। तो हम इलेक्शन के क्वेश्चन आए तो समझें कि इनवैलिड की सिचुएशन नहीं है तो 100 को डायरेक्ट कर लें, और अगर इस तरीके से इनवैलिड की भी बात कही जाए, ठीक, और फिर क्वेश्चन बनाया जाए, तब किस तरीके से हो सकता है। द मोटिव ऑफ दिस क्लास ऑफ परसेंटेज मीन्स इंट्रोड्यूसिंग यू द कंसेप्ट दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम और डिटेल नॉलेज ऑफ दैट टू। तो जब आप पढ़ेंगे समझेंगे आपको डेफिनेटली समझ आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। In an election, 20% votes were declared invalid. 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। If winner won the election by 4,800 votes, then find the total number of votes
if loser got 20% of valid votes, अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 20% वोट जो है वो अवैध है, मतलब इनवैलिड है, और जीतने वाला जीता भी 4800 मतों से है और हारने वाले को वैध मतों का 20% मिला है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, कुछ इजीली समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे मैक्सिमम वोट्स, टोटल मैक्सिमम वोट्स का संबंध 100% से है। क्वेश्चन में डिक्लेरेशन है इनवैलिड वोट्स की, 20% है। तो वैलिड वोट्स की बात अगर हम करें तो 80% है। इसी में वैलिड में एक विनर है और एक लूज़र है। लूज़र को इसका 20% और विनर को इसी का 80% मिला होगा, यानी कि जो हार जीत होगी वो इसके 60% से होगी, यानी कि वैलिड वोट्स के 60% से। अब वैलिड वोट का 60% क्या होगा? जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है डिफरेंस ऑफ 4800 वोट्स। इसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 80% का 60% है, जिसका मतलब है 8 6 48%। तो 48% ऑफ ऑल वोट्स इज इक्वल टू 4800। तो 100% क्या होगा? ये 100% यानी कि अब 48 का 48 है तो 100 का, जाहिर सी बात है इसको 100 गुना करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये। नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लें। 48 को 100 बनाना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, पहले ठीक लिखा था। 48 को 100 बनाना है तो 1% बनाओगे तो क्या आएगा? 48 से भाग कर दो। फिर 100% बनाना है तो 100 से गुणा कर दो। तो ये आंसर आ गया आपका। टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 10,000, यानी कि 10,000 वोट्स थे। और ये इस सवाल का उत्तर हुआ कि व्हाट आर दी नंबर ऑफ टोटल वोटर्स, राइट। चलिए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 10,000 आ गई इसके अंदर। वो सॉरी, विद्यार्थी कह रहा हूँ मतदाताओं की संख्या। ये नोट कर लीजिए। तो जैसे जैसे कंसेप्ट बीच में आते रहेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट के साथ बातें करते रहेंगे, डिटेल में भी, उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन की भी। और इसी तरीके से 5-6 लेक्चर्स में आपको परसेंटेज समझ आ जाएगा। एक और देखते हैं। ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। अब यहाँ इनकम की बात आती है, तो इस सवाल को करने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर पे जो सवाल बन सकते हैं उसकी बातें करेंगे। ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ए अपनी मासिक आय का 20% खर्च करता है। तो जब हमारे पास इनकम की बात आती है तो हम उसे कंसीडर करते हैं 100%। एक इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, राइट। एक पार्ट होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है सेविंग, राइट। अब यहाँ कह रहा है ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। 20% बचाया है ए ने। तो हम मान लेते हैं कि 80% खर्च किया होगा ए ने। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹6,000, यानी कि यहाँ उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 6,000 रुपये दिया है, जिसका अर्थ 80% ऑफ इनकम का है। देन हिज मंथली सेविंग इज, यानी कि आपसे इनकम नहीं पूछी, ये क्वेश्चन नहीं है, यानी कि 100% नहीं निकालना, राइट और रॉन्ग, ये क्वेश्चन नहीं है। सेविंग पूछी है तो 20% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि सेविंग निकालने के लिए 20% की वैल्यू क्या बनेगी। इसे निकालने के लिए आप कहेंगे कि सर सेविंग जो है वो 20% के बराबर है, लेकिन जिस अमाउंट से, जिस राशि से हम आंसर निकालना चाहते हैं
वो 80% है तो 20% की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब है उस व्यक्ति की जो सेविंग है वो 1500 रुपये है। क्लियर है। यहाँ शायद टाइप होने में रह गया होगा। तो हमारे सवाल का आंसर हुआ ऑप्शन ए। तो ये जो सवाल हम इनकम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, इस तरह के और कई सवालों की बात हम करते रहेंगे। हमारी जो लेक्चर्स होने हैं परसेंटेज के, वो इसी तरीके से आपके सामने पीडीएफ के फॉर्म में भी आते रहेंगे और हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर के और क्या सवाल हो सकते हैं इसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। जानबूझ के छोड़ रहा हूँ आखिरी क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जुड़े रहें और समझें कि इसके अंदर और क्या हो सकता है। आज आपने सीखा कि बीच में पीडीएफ के क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट हमारे पास आया तो उसकी डिटेल नॉलेज के साथ हमने बात करी और अगले क्वेश्चन के लिए हमने प्रैक्टिस चालू कर दी। तो प्रैक्टिस और बीच में आने वाले कॉन्सेप्ट की थॉरो नॉलेज को अच्छे से समझने के लिए इसी क्लास में बनेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।